नमस्कार दोस्तों, आज है 16 फरवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। 16 फरवरी की सबसे अहम खबर यह रही कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में फरवरी के दूसरे हफ्ते से जो हलचल तेज हुई है उसमें मायावती से जुड़ी सबसे बड़ी खबर उनके पुराने सहयोगियों के बदलते सियासी रुख को लेकर रही। बसपा के पूर्व दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का समाजवादी पार्टी में शामिल होना सिर्फ एक साधारण दल बदल नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे 2027 विधानसभा चुनाव की शुरुआती चालों के तौर पर देखा जा रहा है। लंबे समय तक मायावती के बेहद करीबी रहे नेताओं का दूसरी पार्टियों की तरफ जाना बसपा के संगठन के लिए चुनौती जरूर माना जा रहा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती अक्सर चुनाव से पहले संगठन को नए सिरे से तैयार करने की रणनीति अपनाती हैं। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज हो गई कि क्या बसपा अपने पुराने ढांचे में बदलाव करने वाली है या फिर नए चेहरे आगे लाने की तैयारी में है। दूसरी तरफ सपा ने इसे अपने सामाजिक समीकरण को मजबूत करने वाला कदम बताया, जिससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वोट बैंक को लेकर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है। बसपा के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार पार्टी हाईकमान फिलहाल चुप्पी साधकर हालात का आकलन कर रहा है, क्योंकि मायावती अक्सर बड़े फैसले अचानक लेने के लिए जानी जाती हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है कि क्या 2027 का चुनाव पुराने नेताओं के सहारे लड़ा जाएगा या फिर नई पीढ़ी को ज्यादा मौका मिलेगा। दूसरी बड़ी खबर हाल ही में पेश हुए उत्तर प्रदेश बजट 2026 को लेकर मायावती का बयान भी काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि सरकार अगर सच में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को लागू करना चाहती है तो उसे सिर्फ घोषणाओं से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर काम करना होगा। मायावती ने अपने बयान में यह भी कहा कि बजट में कई योजनाएं ऐसी हैं जो सुनने में आकर्षक लगती हैं, लेकिन उनका वास्तविक फायदा गरीब और दलित वर्ग तक पहुंचना सबसे जरूरी है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय कानून व्यवस्था और विकास को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाया गया था और योजनाओं को लागू करने में प्रशासनिक सख्ती दिखाई गई थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बजट पर इस तरह की प्रतिक्रिया देकर मायावती खुद को एक अनुभवी और मजबूत विपक्षी नेता के रूप में पेश करना चाहती हैं। खास बात यह रही कि उनके बयान में सीधा हमला करने के साथ साथ एक वैकल्पिक मॉडल की झलक भी दिखाई दी, जिससे उनके समर्थकों में यह संदेश गया कि बसपा अभी भी खुद को शासन के लिए तैयार विकल्प के रूप में पेश कर रही है। बजट जैसे बड़े मुद्दों पर प्रतिक्रिया देना बसपा की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें पार्टी धीरे धीरे अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा रही है। तीसरी बड़ी खबर बजट पर ही मायावती का एक और बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कई घोषणाएं सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए की जाती हैं और आम जनता को असली राहत कम मिलती है। इस बयान को राजनीतिक विश्लेषकों ने चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा, क्योंकि यूपी में चुनावी माहौल धीरे धीरे बनना शुरू हो गया है। मायावती ने कहा कि जब तक योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होगा तब तक सिर्फ बड़े आंकड़े बताने से जनता को फायदा नहीं होगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बसपा अपने पुराने शासनकाल की उपलब्धियों को फिर से जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रही है, ताकि मतदाताओं को यह याद दिलाया जा सके कि उनकी सरकार में किस तरह से कानून व्यवस्था और विकास पर जोर दिया गया था। इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चाओं में यह सवाल उठने लगा कि क्या बसपा आने वाले महीनों में अपने शासनकाल की उपलब्धियों को लेकर कोई बड़ा अभियान शुरू करने वाली है। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती की राजनीति का सबसे मजबूत पहलू यही रहा है कि वह खुद को प्रशासनिक अनुभव वाली नेता के रूप में पेश करती हैं और बजट जैसे मुद्दों पर उनकी प्रतिक्रिया इसी छवि को मजबूत करती है। चौथी बड़ी खबर सोशल मीडिया पर मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में एफआईआर दर्ज होने की खबर ने भी राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। लखनऊ में दर्ज इस मामले के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और डिजिटल सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही। बसपा कार्यकर्ताओं ने
इसे पार्टी की छवि खराब करने की सोशल मीडिया पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस घटना ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक नेताओं के खिलाफ किस तरह की भाषा इस्तेमाल की जानी चाहिए और उसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए। राजनीतिक तौर पर देखें तो ऐसे मामलों से अक्सर पार्टी कैडर में एकजुटता देखने को मिलती है, क्योंकि समर्थक अपने नेता के समर्थन में खुलकर सामने आते हैं। बसपा के कुछ नेताओं ने कहा कि पार्टी हमेशा संवैधानिक तरीके से राजनीति करती है और सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत जानकारी से सावधान रहने की जरूरत है। इस पूरे मामले ने यह भी दिखाया कि चुनावी माहौल के करीब आते ही ऑनलाइन राजनीतिक बयानबाजी और विवाद भी बढ़ने लगते हैं, जिससे कानून व्यवस्था एजेंसियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। पांचवीं बड़ी खबर, 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती की हालिया संगठनात्मक बैठक को भी काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक में उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को साफ संदेश दिया कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना ही आने वाले चुनाव में सफलता की कुंजी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दल समाज में नफरत फैलाने की राजनीति कर रहे हैं और बसपा को इसके खिलाफ सकारात्मक एजेंडा लेकर जनता के बीच जाना चाहिए। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि पार्टी को नए सामाजिक समीकरणों पर काम करना होगा और पारंपरिक वोट बैंक के साथ साथ नए वर्गों को जोड़ने की कोशिश करनी होगी। सूत्रों के मुताबिक ब्राह्मण आउटरीच और युवाओं को संगठन में जोड़ने पर भी खास जोर दिया जा रहा है। मायावती ने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव सिर्फ बड़े नेताओं के भरोसे नहीं जीते जाते, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की मेहनत से जीत मिलती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की बैठकों के जरिए बसपा धीरे धीरे अपनी सक्रियता बढ़ा रही है और आने वाले समय में बड़े कार्यक्रमों की घोषणा भी हो सकती है। इस बैठक ने यह संकेत जरूर दे दिया कि मायावती भले ही सार्वजनिक रैलियों में कम नजर आती हों, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की प्रक्रिया लगातार जारी है और 2027 को लेकर उनकी रणनीति धीरे धीरे आकार ले रही है। छठी बड़ी खबर, फरवरी के मध्य में मायावती की राजनीतिक सक्रियता को लेकर एक और बड़ी चर्चा तब शुरू हुई जब बसपा के अंदर संगठनात्मक फेरबदल और नई जिम्मेदारियों को लेकर खबरें सामने आईं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मायावती लगातार जिला और सेक्टर स्तर पर रिपोर्ट ले रही हैं और यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि किन इलाकों में बसपा का वोट बैंक कमजोर हुआ है। बताया जा रहा है कि उन्होंने कई पुराने पदाधिकारियों से फीडबैक लेकर संगठन को फिर से एक्टिव करने की योजना बनाई है। सातवीं बड़ी खबर, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बसपा लंबे समय से शांत रणनीति पर काम करती है और चुनाव के करीब आते ही अचानक बड़े फैसले सामने आते हैं। इसी वजह से फरवरी में हुई अंदरूनी बैठकों को बेहद अहम माना जा रहा है। पार्टी के कुछ नेताओं ने यह भी संकेत दिया कि युवाओं को ज्यादा जिम्मेदारी देने पर विचार चल रहा है, ताकि पार्टी की छवि सिर्फ पुराने नेताओं तक सीमित न रहे, बल्कि नई पीढ़ी भी जुड़ सके। यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पिछले चुनावों में बसपा को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी और अब मायावती संगठन को नए तरीके से मजबूत करने की कोशिश करती दिख रही हैं। दलित समाज से जुड़े मुद्दों पर मायावती की हालिया प्रतिक्रियाएं भी चर्चा में रही हैं। उन्होंने कई मौकों पर यह कहा कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों को लेकर बसपा की नीति हमेशा स्पष्ट रही है और पार्टी किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। फरवरी के दौरान सोशल मीडिया और प्रेस नोट्स के जरिए उन्होंने कानून व्यवस्था और दलित उत्पीड़न से जुड़े मामलों पर चिंता जताई। राजनीतिक जानकार इसे बसपा की उस पुरानी रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं जिसमें पार्टी अपने मूल वोट बैंक से लगातार संवाद बनाए रखती है। मायावती के बयान अक्सर सीधे और स्पष्ट होते हैं, जिससे समर्थकों में यह संदेश जाता है कि पार्टी अभी भी सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय है। हालांकि विपक्षी दल इसे चुनावी तैयारी का हिस्सा बताते हैं, लेकिन बसपा नेताओं का कहना है कि पार्टी हमेशा से इन मुद्दों पर मुखर रही है और आगे भी रहेगी। इस तरह की प्रतिक्रियाएं राजनीतिक माहौल को भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि यूपी की राजनीति में दलित मुद्दे हमेशा से अहम रहे हैं। आठवीं बड़ी खबर, फरवरी के दूसरे हफ्ते में बसपा के सोशल मीडिया कैंपेन को लेकर भी चर्चा तेज हुई। पार्टी की आधिकारिक पोस्ट्स और संदेशों में लगातार संगठनात्मक मजबूती, सामाजिक एकता और संवैधानिक मूल्यों की बात की जा रही है। राजनीतिक